नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो कानूनी लगता है, लेकिन असल में ये वो गोंद है जो पूरी दुनिया के व्यापार को एक साथ जोड़ कर रखता है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की। हमारे पास गैरी बोन की किताब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है और हमारा मिशन ये समझना है कि ये व्यवस्था जो पर्दे के पीछे काम करती है इतनी शक्तिशाली और सफल क्यों है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों का संग्रह नहीं है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये विश्व व्यापार की मशीनरी को चलाने वाला तेल है। वाह! इसे एक असाधारण सफलता कहा गया है, जो सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अरबों खरबों डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय सौदे इसी व्यवस्था पर क्यों भरोसा करते हैं। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। और ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, ग्रीक पौराणिक कथाओं से। हाँ, जब हम बड़े बड़े कॉरपोरेट विवादों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में देवी देवताओं की तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं आती। सही कहा। लेकिन स्रोत में एक बहुत मजेदार कहानी का जिक्र है। समुद्र के देवता पोसाइडन और सूर्य देवता हेलियोस के बीच कोरिंथ शहर के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो गया। अच्छा। दोनों का दावा था कि शहर उनका है। अब देवताओं के बीच युद्ध तो हो नहीं सकता था, तो उन्होंने एक मध्यस्थ को चुना, ब्रायरस नाम के एक विशालकाय को, जिसने फैसला सुनाया। मतलब देवताओं को भी एक न्यूट्रल पार्टी की जरूरत पड़ी। हाँ, जब देवताओं को भी लगा कि आपस में लड़ने से बेहतर है किसी तीसरे से फैसला करवा लिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये विचार कितना मौलिक है। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियों में था या प्राचीन दुनिया में इसका असल में इस्तेमाल होता था? नहीं नहीं, इसका खूब इस्तेमाल होता था। प्राचीन ग्रीस में शहर और राज्य आपस में सीमा विवाद, व्यापारिक झगड़े, सब कुछ मध्यस्थता से सुलझाते थे। सच में? हाँ, और ये कोई अनौपचारिक पंचायत नहीं थी। प्रक्रियाएं आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक थीं। दोनों पक्षों के एजेंट होते थे जो आज के वकीलों की तरह काम करते थे। मतलब सबूत और गवाह भी होते थे? दस्तावेजी सबूत पेश किए जाते थे, गवाहों से जिरह होती थी, और सबसे जरूरी बात, मध्यस्थ एक लिखित और तर्कसंगत फैसला सुनाते थे जिसे अवार्ड कहते थे। तो ये साफ है कि ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन देवताओं और प्राचीन राज्यों से आगे बढ़कर ये व्यापारियों की दुनिया में कैसे पहुंची? ऐसा लगता है कि असल जरूरत तो वहीं रही होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मध्य युग में जैसे जैसे यूरोप में व्यापार बढ़ा, व्यापारियों को एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई जो तेज हो और उनकी जरूरतों को समझें। तब व्यापारी संघ, जिन्हें गिल्ड कहते थे, और बड़े बड़े व्यापार मेलों में अपने विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का इस्तेमाल होता था। अच्छा। स्रोत में ब्लैकस्टोन का एक मशहूर उदाहरण है कि इसका मकसद था दूर दराज से आए लोगों के बीच तेजी से न्याय करना। ये बात तो समझ आती है। सोचिए, एक इतालवी व्यापारी का इंग्लैंड के किसी व्यापारी से झगड़ा हो जाए तो वो स्थानीय अदालत के चक्कर नहीं काटना चाहेगा। बिल्कुल, उसे एक ऐसा फैसला चाहिए जो जल्दी हो और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाए जो व्यापार समझता हो। ये बहुत दिलचस्प है। यानी जो मूल कारण तब थे, तेजी, विशेषज्ञता और सीमाओं के पार न्याय की जरूरत, वही आज भी इस व्यवस्था की रीढ़ है। हाँ, लेकिन जाहिर है, मध्ययुग की वो अनौपचारिक व्यवस्था आज के खरबों डॉलर के वैश्विक व्यापार को तो नहीं संभाल सकती थी। इसे एक मजबूत कानूनी जामे की जरूरत पड़ी होगी। एकदम। और वो जामा 20वीं सदी में पहनाया गया, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब दुनिया फिर से एक वैश्विक बाजार बनने की कोशिश कर रही थी। और उस कोशिश की नींव में जो पत्थर रखा गया वो था 1958 का न्यूयॉर्क कन्वेंशन। अगर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एक इमारत है तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन उसका संविधान है। सार्वभौमिक संवैधानिक चार्टर स्रोत में इस्तेमाल किया गया यह शब्द बहुत वजनदार लगता है। ऐसा क्या है इस कन्वेंशन में जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? इसकी नींव किन सिद्धांतों पर टिकी है? इसमें 2 मुख्य स्तंभ हैं जो इसे असाधारण शक्ति देते हैं। पहला स्तंभ है अनुच्छेद 2। ये बहुत सीधा साधा लेकिन क्रांतिकारी विचार है। वो क्या है? ये कहता है कि अगर 2 पार्टियों ने लिखित में मध्यस्थता के लिए सहमति दी है, तो इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले हर देश की अदालतों को उस समझौते का सम्मान करना होगा और उसे लागू करना होगा। मतलब वो मना नहीं कर सकते? वो ये नहीं कह सकते कि हम इस मामले को खुद सुनेंगे। उन्हें पार्टियों को मध्यस्थता के लिए भेजना ही होगा। यानी ये पार्टियों की पसंद को प्राथमिकता देता है। लेकिन असली चुनौती तो फैसले के बाद आती होगी।
मान लीजिए एक भारतीय कंपनी ने एक जर्मन कंपनी के खिलाफ लंदन में मध्यस्थता का केस जीत लिया। उस फैसले को जर्मनी में लागू करवाना कितना मुश्किल होगा? यहीं पर दूसरा और सबसे शक्तिशाली स्तंभ काम आता है। अनुच्छेद 3, 4 और 5 कहते हैं कि सदस्य देशों को मध्यस्थता के फैसलों यानी अवार्ड्स को लगभग बिना किसी सवाल के लागू करना होगा। अच्छा। जबकि किसी एक देश की अदालत के फैसले को दूसरे देश में लागू करवाना एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन ने मध्यस्थता के फैसलों के लिए एक तरह का ग्लोबल वीजा या फास्ट पास बना दिया है। और फैसले को खारिज करने की कोई गुंजाइश? बहुत ही सीमित। मतलब फैसले को खारिज करने के आधार बहुत ही कम रखे गए हैं। जैसे कि अगर प्रक्रिया में कोई धोखाधड़ी हुई हो या किसी पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका ही ना मिला हो। तो ये कन्वेंशन व्यापार की दुनिया को एक तरह की निश्चितता देता है। अगर आपके अनुबंध में मध्यस्थता क्लॉज है तो वो माना जाएगा, और अगर आप केस जीतते हैं तो आपका फैसला दुनिया के लगभग 164 देशों में लागू हो सकता है। हाँ, ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत बड़ी बात है। यही इसकी सफलता का राज है। बिल्कुल, ये एक प्रवर्तन समर्थक या प्रो इन्फोर्समेंट माहौल बनाता है, जिससे कंपनियों को भरोसा मिलता है कि उनके अनुबंधों का सम्मान होगा और विवादों का एक निश्चित समाधान निकलेगा। इस वैश्विक प्रणाली को देखकर लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत ही चालाक कानूनी इंजीनियरिंग काम कर रही होगी ताकि ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में तो ऐसे सिद्धांतों का जिक्र है जो इसके सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। पहला है सेपरेबिलिटी प्रिजम्पशन या स्वतंत्रता का सिद्धांत। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार विचार है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक जहाज पर एक लाइफ बोट बंधी हो। जहाज पर लाइफ बोट, ठीक है। स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि मध्यस्थता का क्लॉज जो मुख्य अनुबंध का हिस्सा होता है, असल में उस अनुबंध से अलग और स्वतंत्र समझौता है। तो मुख्य अनुबंध जहाज है और मध्यस्थता क्लॉज लाइफ बोट। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है, लेकिन मैं इस पर एक सवाल उठाना चाहूंगा। मान लीजिए कोई पक्ष ये तर्क देता है कि पूरा अनुबंध ही धोखाधड़ी से बनवाया गया था, या जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए उसके पास अधिकार ही नहीं था। तो ऐसे में तो पूरा जहाज ही गैर कानूनी हुआ। तो फिर उससे बंधी लाइफ बोट वैध कैसे रह सकती है? वो भी तो डूब जानी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यही इस सिद्धांत की असली परीक्षा है। तो इसका जवाब ये है कि मध्यस्थता क्लॉज यानी लाइफ बोट फिर भी जीवित रहती है, और ये सवाल कि क्या मुख्य अनुबंध धोखाधड़ी था, इसका फैसला भी राष्ट्रीय अदालत नहीं बल्कि मध्यस्थ ही करेंगे। अरे वाह! ये पार्टियों को मुख्य अनुबंध की वैधता पर सवाल उठाकर मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कोशिश से रोकता है। वाह! तो ये एक तरह का चक्रव्यूह है जिससे बचना मुश्किल है, और मुझे लगता है कि यहीं पर दूसरा सिद्धांत कॉम्पिटेंस काम आता है। हाँ, सक्षमता सिद्धांत, जिसे स्रोत में मध्यस्थों की सुपर पावर जैसा बताया गया है। बिल्कुल। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन पर फैसला करने की शक्ति है। मतलब वो खुद तय करेंगे कि उनके पास पावर है या नहीं? हाँ, अगर कोई पार्टी ये कहती है कि इस न्यायाधिकरण के पास इस मामले को सुनने का अधिकार ही नहीं है, तो न्यायाधिकरण खुद इस दलील को सुनेगा और तय करेगा कि उसके पास अधिकार है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उसे पहले मध्यस्थों के पास ही जाना होगा। हाँ, वो सीधे किसी स्थानीय अदालत में भागकर मध्यस्थता पर रोक नहीं लगवा सकता। एकदम सही। ये प्रक्रिया को शुरुआती हमलों से बचाता है। पार्टियां अक्सर मध्यस्थता में देरी करने या उसे रोकने के लिए स्थानीय अदालतों का दरवाजा खटखटाती हैं। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि मध्यस्थता अपनी गति से आगे बढ़े। अदालतें बाद में एक सीमित भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन पहली सुनवाई का हक मध्यस्थों का ही होता है। ये दोनों सिद्धांत मिलकर मध्यस्थता को एक आत्मनिर्भर और मजबूत प्रक्रिया बनाते हैं। तो हमने इतिहास और इसके पीछे की कानूनी मशीनरी को समझ लिया। अब इसे एक सीईओ या एक बिजनेस मैनेजर के नजरिए से देखते हैं। ठीक है। जब उनके सामने एक अंतर्राष्ट्रीय सौदा होता है तो उनके वकील अनुबंध में मध्यस्थता क्लॉज डालने पर इतना जोर क्यों देते हैं? किसी दूसरे देश की अदालत पर भरोसा करने में क्या हर्ज है? स्रोत में इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं जो असल दुनिया की चिंताओं को दर्शाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है निष्पक्षता, न्यूट्रलिटी। हाँ, न्यूट्रलिटी। किसी भी कंपनी को सबसे बड़ा डर यही होता है कि उसे किसी दूसरे देश की अदालत में न्याय नहीं मिलेगा।
क्या वहां का जज अपने देश की कंपनी का पक्ष लेगा? इसे घरेलू मैदान का फायदा या होम ग्राउंड एडवांटेज कहते हैं। बिल्कुल। मध्यस्थता इस डर को जड़ से खत्म कर देती है। एक फ्रांसीसी और एक मैक्सिकन कंपनी ये तय कर सकती है कि उनका विवाद स्विट्जरलैंड में सुलझाया जाएगा और उनके मध्यस्थ एक अमेरिकन, एक सिंगापुर का और एक दक्षिण अफ्रीका का नागरिक होगा। यानी ये खेल के मैदान को समतल कर देता है। किसी को भी ये महसूस नहीं होता कि वो विरोधी टीम के घरेलू मैदान पर खेल रहा है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा कारण है वाणिज्यिक विशेषज्ञता, कमर्शियल एक्सपर्टाइज। हाँ, सोचिए अगर आपका विवाद एक तेल और गैस पाइपलाइन के निर्माण या एक जटिल सॉफ्टवेयर अनुबंध को लेकर है, आप अपना मामला एक ऐसे जज के सामने नहीं ले जाना चाहेंगे जिसे इस क्षेत्र का कोई अनुभव न हो। सही बात है। स्रोत में एक जज का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है जो कहते हैं कि मध्यस्थ आणु के बागों के मूल्य के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। ये एक शानदार उदाहरण है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि एक जज जो शायद पूरी जिंदगी आपराधिक मामलों को देखता आया है, उसे अचानक दो कंपनियों के बीच आड़ू के बागों के मूल्यांकन पर फैसला देना पड़े। हाँ, उसके लिए लगभग असंभव होगा। जबकि मध्यस्थता में आप अपने विवाद के लिए अपना जज खुद चुन सकते हैं। एक ऐसा विशेषज्ञ जिसे पता हो कि आड़ू की कौन सी किस्म बेहतर होती है और बाजार में उसकी क्या कीमत चल रही है। सही बात है। तीसरा कारण है प्रवर्तनीयता यानी इन्फोर्सिबिलिटी, जिस पर हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन के संदर्भ में बात कर चुके हैं। ये सबसे प्रैक्टिकल फायदा है। हाँ, ये सबसे व्यावहारिक लाभ है। एक जीत सिर्फ कागज पर जीत होती है अगर आप उसे लागू न करवा सकें। मध्यस्थता का फैसला लगभग पूरी दुनिया में लागू करवाया जा सकता है, जो राष्ट्रीय अदालतों के फैसलों के मामले में सच नहीं है। और आखिर में हर बिजनेस चाहता है कि विवाद जल्दी खत्म हो। सालों तक चलने वाली कानूनी लड़ाइयां किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। यही चौथा और अंतिम कारण है, अंतिमता, फाइनलिटी। मध्यस्थता को पहला और एकमात्र कदम माना जाता है, न कि अपील की एक लंबी सीढ़ी की शुरुआत। कई देशों की न्यायिक प्रणालियों में एक फैसले के बाद अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का सिलसिला सालों तक चल सकता है, जिससे अनिश्चितता बनी रहती है। बिल्कुल। मध्यस्थता में फैसला अंतिम होता है। लेकिन क्या इसका एक नुकसान भी नहीं है? अगर मध्यस्थों से कोई बड़ी गलती हो जाए तो क्या अपील का कोई रास्ता ना होना पार्टियों के लिए खतरनाक नहीं है? ये तो एक बड़ा जोखिम लगता है। ये एक वाजिब चिंता है और ये एक तरह का समझौता है। पार्टियां जब मध्यस्थता चुनती हैं तो वे एक लंबी और अनिश्चित अपील प्रक्रिया के बजाय तेजी और निश्चितता को चुनती हैं। तो कोई सुरक्षा उपाय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक मध्यस्थता के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसके आधार बहुत सीमित हैं, जैसे कि मध्यस्थ ने रिश्वत ली हो या किसी पक्ष को अपना मामला पेश करने का उचित मौका न मिला हो। अच्छा। आप फैसले को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि मुझे लगता है कि मध्यस्थ ने कानून की गलत व्याख्या की। ये जानबूझकर किया गया है ताकि विवाद का एक अंतिम अंत हो। तो आज हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कोई आधुनिक चलन नहीं है, बल्कि एक सदियों पुरानी प्रथा है, जिसे 20वीं सदी में एक परिष्कृत और शक्तिशाली वैश्विक प्रणाली में ढाला गया है। हाँ, ये देवताओं के झगड़ों से शुरू होकर आज वैश्विक व्यापार की रीढ़ बन चुकी है। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन और स्वतंत्रता और सक्षमता जैसे सिद्धांत वे इंजन हैं जो इस पूरी मशीनरी को ताकत देते हैं। और ये हमें अंत में एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। स्रोत में उल्लेख है कि यह प्रणाली जो निजी वाणिज्यिक विवादों के लिए बनाई गई थी, अब नए क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि मानवाधिकार, कराधान और यहाँ तक कि विदेशी निवेशकों और मेजबान देशों के बीच के विवादों में भी। अच्छा। तो सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे ये निजी और सहमति आधारित प्रणाली उन क्षेत्रों में विस्तार कर रही है जिन्हें पारंपरिक रूप से सार्वजनिक अदालतें और सरकारें संभालती थीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और राज्य की संप्रभु भूमिका पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में बहुत बहस होगी।